हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजा आप लोगों को आएगा। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और मैं फिर से आपको बता दूं 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है। बायोलॉजी इसमें आप लोगों की चल रही है। एक ही बैच से आप लोगों के सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस बैच है। दो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, अलग से कोई आपको बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। 2024 के भी सारे इसमें क्वेश्चंस करेंगे। टेस्ट सीरीज भी इसमें आप लोगों की फ्री है, ठीक है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके कोर्स में जाके, निर्माण बैच में जाके बाय नाउ करेंगे, पेमेंट करेंगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों क्या है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण? दोस्तों जब जैसे मान लीजिए पेन है, अगर मैं इस पेन को छोड़ रहा हूं तो क्या ये नीचे आ रहा है? क्या तो नीचे आ रहा है तो जरूर इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, तभी तो नीचे आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स लगाया किसने, बताओ। तो दोस्तों ये जो पृथ्वी है वो इस पे क्या लगा रही है? बल लगा रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी जिस पे हम खड़े हैं वो इस पेन पे बल क्यों लगाएगी? तो देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक आप लोगों की घटना ही है। ऐसा नहीं है लेबोरेटरी में ये इन्वेंट करी है, ये आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। सर क्या होता है इसमें? कोई भी दो द्रव्यमान होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते ही है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जैसे आपके एक हाथ में ये पेन है और सर एक हाथ में क्या है? ये रिमोट है। तो सर इसका मान लीजिए द्रव्यमान है 100 ग्राम, इसका है 200 ग्राम। तो सर क्या इन दोनों के बीच ये भी आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगी? क्या इन दोनों के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा? क्या बिल्कुल दोस्तों लगेगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर लग रहा है तो फिर ये पास में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दोस्तों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं के बीच में लग रहा है वो काफी कम लग रहा है। वो इतना नहीं है कि इन दोनों को पास में ले पाए। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे दो वस्तुओं का द्रव्यमान कितना है, अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा तो इनके बीच में क्या होगा दोस्तों? आकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा कोई भी दो द्रव्यमान होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, इसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, इसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। क्या ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे। और दोस्तों आपको पता है पृथ्वी का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चंद्रमा इसको अपनी ओर आकर्षिट कर रही है, तो पृथ्वी का अधिकांश भाग किसका बना हुआ है? पानी का। तो दोस्तों क्या पानी इसकी ओर आकर्षित होगा? क्या तो पानी में आप लोग ये देखते होंगे जो टाइड्स आती है, ज्वार आती है, इसके पीछे कारण क्या है? चंद्रमा के द्वारा लगाया गया इस पे आकर्षण बल। तो इसके पीछे भी कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण ही है, ग्रेविटेशन ही है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बताया किसने हमको कि कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है? ये ग्रेविटेशन, इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज करी आइजैक न्यूटन साहब ने, ठीक है। तो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी? आइजैक न्यूटन साहब ने। और दोस्तों इन्होंने एक नियम भी दिया जिसमें यह बताया कि कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित कैसे करती है, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, किस किस पर निर्भर होता है। इसे आप लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है? यह नियम सभी जगह आप लोगों को मान्य है। चाहे ऑस्ट्रेलिया में चल जाओ, चाहे पाकिस्तान में चल जाओ, चाहे आप लोग भारत में चल जाओ, तो यह नियम सभी जगह एप्लीकेबल है। सर ये नियम क्या बोलता है, आइए समझते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, ठीक है। और ये कोई एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं r, ठीक है। दोनों के सेंटर यानी केंद्र के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। तो दोस्तों न्यूटन साहब बताते हैं कोई भी दो वस्तुएं होती है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है ना,
ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोगों को इन्होंने ही बताया इसी नियम में। तो इन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के। पहली चीज क्या बताया, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल जितना ज्यादा आएगा उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही ज्यादा आएगा। जैसे मैंने आपको बोला एक वस्तु का द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, एक वस्तु का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, या मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, एक का है 5 किलोग्राम, या इन दोनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो यहां पर गुणनफल करोगे 100 इंटू 5 500 आ रहा है, वहां पर 4 इंटू 2 8 आ रहा है। तो ज्यादा कहां पर आ रहा है गुणनफल, यहां पर ज्यादा आ रहा है, यानी इन दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में। तो पहली बात इन्होंने ये बताई। दोस्तों दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आर स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। इन्होंने ये दूसरी बात बताई। दोस्तों अगर आप लोग दोनों को कंबाइंड करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या दोनों को मिला के, क्या मैं दोनों को मिला के ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलिए। तो हमको बस ये पता पड़ा है कि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। सर समानुपाती का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज क्या होगी, घटेगी। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग मुझे बताएंगे, क्या आपने पढ़ा है मैथ्स में जब भी एक समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। अच्छा इससे पहले ये समझो, आपको बस अभी तक ये पता पड़ा है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल किस पर निर्भर कर रहा है, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि दो वस्तुओं के बीच में कितना आकर्षण बल लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज निकालने के लिए, एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए समानुपाती का चिन्ह हटाना जरूरी है। और जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो दोस्तों जब यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो ये बाकी का ऐसा, यानी अब आप लोगों के पास में एग्जैक्ट फॉर्मूला पता पड़ गया कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में कितना आकर्षण बल लग रहा है, ये आप लोग इस सूत्र से निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों वस्तु का द्रव्यमान पता हो, दोनों वस्तु के बीच में दूरी कितनी हो, आप लोग इजीली बता सकते हो। क्वेश्चन ये है कि सर ये क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। जब तक इसकी वैल्यू पता नहीं होगी हम लोग कैसे बताएंगे। तो दोस्तों कैपिटल जी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मतलब क्या है, ये नियतांक का मतलब क्या होता है, जिसका मान नहीं बदले। तो इसका मान कभी भी नहीं बदलता, चाहे कहीं पर भी चल जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चल जाओ, चंद्रमा पे चल जाओ, जहां आपकी इच्छा हो, इसका मान कांस्टेंट होता है। कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये वैल्यू किसने निकाली, किसने कैलकुलेट करी, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करी दोस्तों हेनरी कैवेंडिश नाम के एक व्यक्ति ने। अच्छा दोस्तों मुझे बताएंगे इसका मात्रक क्या होगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इसका मात्रक क्या होगा, बताओ। तो क्या कैपिटल जी को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, दूरी का होता है मीटर, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका किलोग्राम, इसका किलोग्राम, तो ये, तो क्या ये मात्रक हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, या इसको आप लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 भी बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो अब किसी भी वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल आप लोग इजीली निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, इसका 40 किलोग्राम है, दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो बताइए इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, कैपिटल जी
r²। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आंसर आपको कैपिटल जी के टर्म्स में निकालना है, तो ये कैपिटल जी ऐसा का ऐसा रख लो। पहला वाला द्रव्यमान है 20, दूसरा वाला है 40, दोनों के बीच की दूरी है 20, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करना है, 20 इंटू 20 कर दूं, ये कटा 40 कटा 20 से 2 बार में, तो 2 इंटू कैपिटल जी, ये इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, अभी अभी मैंने बताया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या है? अभी अभी मैंने बताया है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, देखो इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसका मान नहीं बदलता। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इस कैपिटल जी का मान कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, इसका मान हर जगह समान होता है। कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। आ गई बात समझ में? अच्छा दोस्तों, हाँ कोई बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन ए और बी सेम है। नहीं, यहां पर मीटर की पावर -2 है, ध्यान से देखो, ठीक है। आप लोग कई बच्चे गलती कर रहे हैं, यहां पर आ जाओ। चलिए, अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? किसी भी दो वस्तु के बीच में आकर्षण बल कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अब बात करते हैं दोस्तों, वेट यानी भार क्या होता है। किसी वस्तु का भार आप लोगों को निकालना है, किसी पिंड का आप लोगों को भार निकालना है, तो क्या होता है दोस्तों? एक चीज मुझे बताओ, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो क्या ये नीचे की ओर आ रहा है क्या? बोलो यस और नो, बोलो आ रहा है क्या? या दोस्तों ये एक रिमोट है, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो क्या ये नीचे की ओर आएगी क्या? ऐसी कोई भी वस्तु है, जब आप लोग उसको ऐसे छोड़ोगे तो वो नीचे की ओर आएगी। दोस्तों नीचे की ओर आ रही है यानी इस पे एक फोर्स यानी बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास में ये एक छोटी सी बॉल है जिसका द्रव्यमान है m। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब क्या है? इस पे एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। दोस्तों ये बल आप लगा रहे हो क्या, या मैं लगा रहा हूं क्या? नहीं। क्या ये बल तो इसको झेलना ही पड़ेगा क्या? ये तो इसके भार है क्या, एक सिर पर भार है क्या? ये तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी वस्तु हो। तो दोस्तों इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये फोर्स लगाया किसने, बताओ। तो दोस्तों हम कहां पर है? पृथ्वी पर है। तो दोस्तों जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये बॉल यहां पर है, तो क्या ये एक वस्तु हो गई? ये भी एक वस्तु हो गई। क्या इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा क्या? तो पृथ्वी इस बॉल को अपनी ओर खींच रही होगी, ये बॉल पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही होगी, लेकिन पृथ्वी ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि पृथ्वी बहुत भारी है, ये बहुत हल्की है, ये नीचे आ जाएगी। यानी बेसिकली जो वेट है, भार है, वो एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? बोलो यस और नो। और ये जो फोर्स है वो किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। सब पर लगाएगी क्या? किसी को छोड़ेगी क्या? सब पर लगाएगी। तो किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या किसी वस्तु का भार क्या होता है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय आकर्षण बल है, और कुछ भी नहीं है। हम समझते ही नहीं है वेट को, बस रटना स्टार्ट कर देते हैं mg 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 mg, समझते हैं नहीं कि वेट एक्चुअल में भार है क्या। आई बात समझ में? थोड़ी सी बात आ गई समझ में? बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम इसकी वैल्यू कैसे निकाले? जैसे इस पे नीचे की ओर कितना बल लग रहा है? 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, कैसे निकाले? अभी निकालते हैं, टेंशन मत लो। दोस्तों किसी भी वस्तु पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है? उस वस्तु का मास यानी द्रव्यमान गुना उस वस्तु का त्वरण। क्या ये होता है क्या? बताओ। तो जब मैं किसी वस्तु को छोड़ रहा हूं, जैसे मान लो इस बॉल को मैं छोड़ रहा हूं, तो इसमें कितना त्वरण आएगा, कितना एक्सेलरेशन आएगा, अगर मुझे यह पता पड़ जाए, और इसको अगर मैं इसके द्रव्यमान से गुना कर दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा इस पे कितना फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। और इसी फोर्स को हमने वेट यानी भार बोला है, तो हम लोगों को भार पता पड़ जाएगा।
आ रही है थोड़ी सी बात समझ में? तो हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन करनी है जिससे पता पड़ जाए इसमें कितना त्वरण आ रहा है, या फिर मैं बोलूं पता पड़ जाए इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, या इसका भार कितना है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बिल्कुल दोस्तों आ गई होगी। आ जाओ अब मेरी बात को ध्यान से समझो प्लीज। सारा ध्यान आप लोग इधर रखो, सारा ध्यान आप लोग इधर रखो। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, किसी को पता है क्या? बहुत ज्यादा होता होगा, 1000 किलो, 2000 किलो। अरे भैया इतना होता है, अभी बात करेंगे। अभी इसके द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की त्रिज्या भी होगी कोई ना कोई, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी ना उसको हम लोग मान लेते हैं आर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। आगे बात समझ में? ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये उस बॉल का एग्जांपल लेते हैं। कोई बॉल है मेरे पास में दोस्तों, क्या आप पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर हो क्या? अरे पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर हो क्या? बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर तो हो नहीं। मैंने मेरे हाथ में बॉल पकड़ रखी है, क्या वो पृथ्वी की सतह से ये बॉल कुछ ऊंचाई पर है क्या? हो सकता है 1 मीटर 2 मीटर, कुछ ना कुछ तो ऊंचाई पर है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये मैं एक मान लेता हूं, एक बॉल है, इसका द्रव्यमान में स्मॉल एम मान लेता हूं, जो कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर है। बहुत बढ़िया दोस्तों। आप मुझे एक चीज बताइए, हम लोगों को निकालना क्या है, इस वस्तु का वेट कितना है, भार कितना है, हम लोग ये निकालने जा रहे हैं। और भार बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने बताया कि पृथ्वी इस पे कितना आकर्षण बल लगा रही है, ये होता है वेट यानी भार। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है, मतलब ये पृथ्वी इस पे कितना आकर्षण बल लगा रही है? इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, कैपिटल जी इंटू पहला द्रव्यमान गुना दूसरा द्रव्यमान बट्टे इन दोनों के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? आर से हल्की सी ज्यादा होगी, आर की हल्की सी ज्यादा होगी। अब दोस्तों रेडियस बहुत ज्यादा है पृथ्वी की, लगभग 6400 किलोमीटर है। इसमें 1 मीटर जोड़ो या 1.5 मीटर जोड़ो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी में आर ही मान लूं। बिल्कुल। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये क्या है, वो फोर्स है जो कि इस वस्तु पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस वस्तु का वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं। हम लोगों को इस वस्तु का वेट पता पड़ गया। आगे बात समझ में? और दोस्तों किसी भी वस्तु पे लगने वाले फोर्स को आप लोग क्या बोल सकते हो? उस वस्तु का द्रव्यमान गुना उसका त्वरण बोल सकते हो क्या? तो इस फोर्स को मैं इस वस्तु का द्रव्यमान गुना इसके त्वरण के बराबर रख सकता हूं क्या? बोलो हां या ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? दोस्तों एक्सीलरेशन यानी त्वरण कब आता है? जब आप लोग फोर्स लगाते हो। तो ये जो त्वरण आया है वो किसकी वजह से आया है? पृथ्वी ने इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया है उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन आया है, त्वरण आया है। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग एक अलग नाम देंगे। इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि किसकी वजह से आया है? ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से आया है, तो इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अरे दोस्तों मजा आ रहा है क्या? रटना नहीं है, रट लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसको एक अलग सिंबल भी दे दें, तो इसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया। अब आप लोग एक चीज मुझे बताएंगे, क्या स्मॉल एम से मैं स्मॉल एम उड़ा सकता हूं क्या? तो अगर मैं पूछूं कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या आ गया, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर? बोलो हां या ना।
यानी पृथ्वी जो बल लगाती है उसकी वजह से कितना त्वरण आता है, इतना त्वरण आता है। वैल्यू क्या होगी, रख के देखते हैं। कैपिटल जी का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है 5.92 इंटू 10 की पावर 24 किलो। देखो ये होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 5.92 इंटू 10 की पावर 24 होता है। एनसीईआरटी में 5.98 लिखा हुआ है, तो हम लोग एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू लिख देते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान की। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आप लोगों की 6.37 है ना, जनरली 6400 किलोमीटर है ना। एग्जैक्ट वैल्यू एनसीईआरटी में दी गई है 6.37 इंटू 10 की पावर 6। तो ये सारी वैल्यू जब हम लोग रखते हैं है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने रख दिया, पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर मैंने रख दिया, तो दोस्तों ये वाली जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में, बात आ गई समझ में, आ गई, आ गई। राजा जी बोल रहे सर समझ में नहीं आया, देखो अभी आ जाएगा, ये आ गया राजा जी समझ में। कहां से समझ में आएगा, इधर तो ध्यान लगाते नहीं हो। अब अच्छे से समझो जहां से समझ में आ रहा है। पढ़ाई करते नहीं हो। तो दोस्तों पृथ्वी ने जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसकी वजह से कितना त्वरण मिला, इतना त्वरण मिला। तो अगर किसी भी वस्तु का वेट निकालना है, भार निकालना है, तो बहुत आसान काम हो गया। किसी भी वस्तु का भार यानी वेट निकालना है तो क्या करना है आप लोगों को, भार एक प्रकार का बल है, और बल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू कौन सा एक्सेलरेशन, पृथ्वी ने ये जो बल लगाया उसकी वजह से कितना त्वरण आ रहा है, तो उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और दोस्तों पृथ्वी के द्वारा बल लगाने से जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है उसका मान भी आप लोगों को पता है कितना है, ये है। तो किसी भी वस्तु का भार अब आप लोग इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि एक वस्तु है या एक पेन है, इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। चलिए बताइए इसका वेट यानी भार क्या होगा। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, m इंटू जी। m का मान था 5, स्मॉल g का मान है 9.8, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4.9 न्यूटन के आसपास हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर है। अब कोई समस्या है, अब कोई दिक्कत है क्या। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोई एक बॉल है, इसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, तो इसका भार बताओ, फॉर्मूला लगाओ m इंटू जी। m का मान है 1, स्मॉल g की वैल्यू है 9.8, तो ये क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन इसका भार हो जाएगा। सॉरी 49 न्यूटन आएगा, 4.9 नहीं आएगा, 49 आएगा, 49 आएगा, ठीक है 49, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो 4.9 दे रहे हो, 49 आएगा ना भैया। आगे बात समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये ज्यादा ज्यादा आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर पृथ्वी की जगह आप लोग चंद्रमा पर चल जाओ और दोस्तों किसी पेन को छोड़ो, तो क्या यह भी चंद्रमा की ओर आएगी क्या, आएगी क्या, बिल्कुल आएगी, क्योंकि चंद्रमा भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। और दोस्तों कोई भी वस्तु जिस भी ग्रह पर है, पृथ्वी पर है या किसी और जगह पर है, तो वो इस पे जो नीचे की ओर बल लगा रही है उसे ही तो हम लोग उसका वेट बोल रहे हैं, भार बोल रहे हैं। तो वेट यानी भार का फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, m इंटू जी होगा। लेकिन यहां पर स्मॉल g कौन सा लेना है, चंद्रमा के द्वारा जब बल लगाया जाता है तो कितना गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो सर मैं ये कैसे निकालूं, तो गुरुत्वीय त्वरण आपको निकालने का मैंने फॉर्मूला बता दिया, कैपिटल जी इंटू, किसी भी ग्रह पर आप लोगों को गुरुत्वीय त्वरण निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी इंटू उस ग्रह का द्रव्यमान बटे उस ग्रह की त्रिज्या का स्क्वायर। तो चंद्रमा पर अगर आप लोग देखोगे, ठीक है दोस्तों, चंद्रमा का द्रव्यमान ये होता है,
चंद्रमा की त्रिज्या ये होती है। जब आप लोग ये फॉर्मूले में पुट करोगे तो आप लोगों के चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान आएगा वो कितना आएगा, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। पृथ्वी पे कितना आया था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। तो इसमें अगर 6 का भाग लगाओगे तो लगभग आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि गुरुत्वीय त्वरण का मान मून पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, जितना गुरुत्वीय त्वरण का मान अर्थ पे होता है, पृथ्वी पे होता है, उसका बट्टे 6। आगे बात समझ में। अब दोस्तों कोई एक वस्तु है, मान लो ये पेन है, इसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम। तो बताइए इसका भार बताओ, भार पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर, और इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, बताओ जल्दी से। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्या, m इंटू स्मॉल जी। द्रव्यमान का मान है 4, पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है कितना, 9.8। तो ये आप लोग सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चंद्रमा पर कितना है, बार वही फॉर्मूला लगेगा, m इंटू स्मॉल जी। m का मान है 4, स्मॉल जी का मान कितना है 1, चंद्रमा पर इतना है। या फिर आप लोग बोल सकते हो पृथ्वी पर जितना है उसका बट्टे 6 है। तो ये जो आप लोगों का पृथ्वी पर जो भार आया था, चंद्रमा पर क्या आ रहा है, पृथ्वी पर जितना भार था उसका बट्टे 6, यानी चंद्रमा पर भार क्या हो गया, बट्टे 6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर। बताओ। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों अब जल्दबाजी में कर मत देना, बट्टे 6 लगा दो, आपको आदत है। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति, जैसे मान लो मैं 60 किलो का हूं, या मान लो ये पेन है 2 किलो का है, तो उसको चंद्रमा पर लेके जाओगे 2 किलो का ही तो रहेगा। द्रव्यमान पे थोड़ी कुछ फर्क आएगा। फर्क जो आएगा वो किस पे आएगा, भार पे आएगा, कि वो चंद्रमा उस पर कितना बल लगा रही है, उसमें फर्क आएगा। अगर ये 2 किलो का है तो चंद्रमा पर जाओगे 2 किलो का रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे 2 किलो का रहेगा, पाकिस्तान जाओगे 2 किलो का रहेगा। तो यार उस व्यक्ति के द्रव्यमान पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, उसके भार पे फर्क पड़ेगा। तो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। देखो अभी अभी मैंने सिखाया है, गलती कर रहे हो ना, ठीक है। चलिए बताएंगे। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। यार कुछ कुछ बच्चे भाई खतरनाक बच्चे होते हैं। बोले सर, एक बच्चा है जिसने अपना नाम विराट कोहली रख रखा है, बोल रहा है कि सर मैं भी एलपी सीबीटी का 1 का क्या है मॉक दे रहा हूं। मैं कहीं पर दे रहे होंगे टेस्ट सीरीज वगैरह। सर मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो सर मैं CB2 की तैयारी स्टार्ट कर दूं क्या अभी से। दोस्तों मॉक टेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के। आप खुद देखिए, अगर आपका CBT1 का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप CBT2 का स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहली बात, अगर दोस्तों आप मॉक से फर्क नहीं पड़ता, पता पड़े दोस्तों आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, लेकिन मॉक में मान लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन तैयारी तो आपको पता है ना आपका सिलेबस से कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपका LP CBT1 का अच्छे से कंप्लीट है सब कुछ, अगर आप अभी 1-2 महीने में तो कैसे हुआ होगा, आप पहले से कर रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर अच्छी बात है, फिर कर सकते हो। तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा, कितना होगा, 6000 में भाग लगाओ किसका, 6 का, सिंपल बट्टे 6 हो जाता है, तो 1000 न्यूटन। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। सर बुक जल्द ले आओ, लेके आएंगे बेटा, मैं काम कर रहा हूं उस पर, मैं ना। अच्छा बता दूं कि आपको बुक की थोड़ी झलकी बताऊं कि मैं कितना काम कर रहा हूं, अभी मेरे पास फोन नहीं है। आप पागल हो जाओगे, सर क्या बुक बना रहे हो खतरनाक वाली। तो यार टाइम लगेगा, अभी दो मुझे समय दो, 1-1.5 महीना 2 महीना, जिस दिन आएगी ना उससे बेस्ट किताब कुछ नहीं होगी भारत में, तो अभी दो मुझे टाइम, ठीक है। मान ले एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी पर की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इतना है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। दोस्तों किसी भी ग्रह पर आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M बटे R स्क्वायर। मान लेते हैं दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या M है, पृथ्वी का द्रव्यमान M है, पृथ्वी की त्रिज्या R है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ये आया।
अब किसी और ग्रह पर आप लोगों को निकालना है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ये लगेगा कैपिटल जी इंटू उस ग्रह का द्रव्यमान कितना है, बोला जा रहा है उसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधी है, तो उस ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा, जितना पृथ्वी का उसका आधा कर लो। उस ग्रह की त्रिज्या कितनी है, जितनी पृथ्वी की है उसके आधी कर लो, आर का r/2 कर लो, r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो फिर ये 4 इस 2 को काट देगा, तो आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल जी इंटू m/r²। ये क्या था, पृथ्वी पर गुरुत्व वितरण, तो इस ग्रह पर कितना होगा, पृथ्वी पर जितना था उसका दोगुना होगा। आ रहा है समझ में? अरे g/4 कहां से ला रहे हो, कैलकुलेशन तो करो सही से। कैलकुलेशन तो करो, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो क्या, कैलकुलेशन ही तुमने गलत कर दिया, इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ध्यान से करो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ कि मैंने स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी आई 9.8। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे ये वैल्यू कहां पर कैलकुलेट करी हमने, वस्तु को कहां पर माना था, कुछ इस जगह माना था, कुछ इस जगह माना था, आ गई बात समझ में? तो दोस्तों अगर वस्तु इस जगह हो तो आप लोग बोलोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखो रेडियस उतनी ही है। अगर वस्तु इस तरफ हो तब भी सर पृथ्वी इसको उतने ही बल से आकर्षित करेगी जितनी यहां पर कर रही थी, तो सर उतना ही त्वरण आएगा। दोस्तों नहीं, हमारी जो पृथ्वी है एग्जैक्ट गोल नहीं है, आप लोगों को पता है, थोड़ी सी ऐसे चपटी है, ऐसे है। आ गई बात समझ में? दोस्तों इस लाइन को आप लोग क्या बोलते हैं, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इक्वेटर यानी विषुवत। इनको क्या बोलते हैं, पोल्स यानी ध्रुव, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस सेम नहीं है, ये रेडियस कम है, ये रेडियस ज्यादा है। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियस कम कहां पर है, इस जगह, तो यानी पोल्स पर इस जगह और इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होगा। जो हमने निकाला था ना 9.8 जो अपना आया था, वो पोल्स पे ही था, वो सबसे ज्यादा मान था। अगर आप लोग इस जगह निकालोगे तो ये त्रिज्या ज्यादा है, तो इक्वेटर है ना, इस समझ गए ना, इक्वेटर किसे बोलते हैं, विषुवत किसे बोलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो यहां पर ये जो मान होगा गुरुत्वीय त्वरण का, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पूरी जगह क्या होगा, कम होगा। और जब यहां से इस तरफ आएंगे क्या होगा, मान कम होगा। तो दोस्तों क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। पहली बात तो स्मॉल जी के मान में चेंज आएगा, पृथ्वी की सभी जगह सेम नहीं है, पहली बात। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये पृथ्वी है, एक पेन है जिसको मैंने पृथ्वी के पास में रख रखा है, ठीक है। तो पृथ्वी इस पेन पे बल यहां पर ज्यादा लगाएगी, या जब पेन पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर होगा तब ज्यादा बल लगाएगी? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कब लगेगा, पृथ्वी इसको आकर्षण बल लगाएगी, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, बल ज्यादा कब लगेगा, जब पेन पास में होगा तब लगेगा, या जब पेन आप लोगों का बहुत दूर होगा तब ज्यादा लगेगा? लगाओ कॉमन सेंस। तो दोस्तों आपको पता है यहां पर दूरी कम है, दूरी कम तो आकर्षण ज्यादा, सर यहां पर बल ज्यादा लगेगा, और जब पेन काफी ऊपर होगा वहां पर बल काफी कम लगेगा। तो यहां पर जब बल कम लगेगा तो त्वरण का मान कम होगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई पे जाते हो ना, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। आ गई बात समझ में? सिमिलरली दोस्तों अगर आप लोग पृथ्वी के अंदर घुस जाओ तो वहां पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, सबसे अधिक मान पोल्स पे होता है, ध्रुव पे होता है। तो आइए सारी चीजें मैं लिखवा देता हूं। तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या गहराई में जाओ, दोनों ही जगह पर क्या होता है, घटता है। स्मॉल जी का मान अधिकतम कहां पर होता है, पोल्स पर होता है, ध्रुव पर होता है। और अगर पूछा जाए सेंटर पे कितना होता है, केंद्र पे कितना होता है, 0 होता है। आ गई बात समझ में? ये कुछ बात थी। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। दोस्तों गुरुत्व के अधीन गति का मतलब क्या है, वस्तु पर केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाया जा रहा है केवल वो ही बल लग रहा है, उसके अलावा कोई बल नहीं लग रहा। जैसे दोस्तों मैंने इस पेन को छोड़ दिया, देखो ध्यान से देखो, जब मैंने इस पेन को छोड़ दिया पेन नीचे आ रहा है,
तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आप लोग बोलोगे सर इस पे वो फोर्स लग रहा है जो पृथ्वी लगा रही है इस पे, इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या? देखो इसके अलावा कोई और फोर्स दिख रहा है क्या? आप लोग बोलोगे सर वायु है, वायु भी इस पे कुछ बल लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, लेकिन दोस्तों वायु के द्वारा लगाए गए बल को हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं। जब आप लोग हायर स्टडी करोगे कभी बीएससी, एमएससी, या फिर आप मान लो किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक वगैरह करोगे, तब जाके आप लोग पढ़ोगे। अभी हम लोग ए रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट मानते हैं। आगे बात समझ में? तो दोस्तों जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा या जब नीचे से ऊपर छोड़ा, तो क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी के ही एग्जाम्पल है क्या? गुरुत्व के अधीन गति का ही एग्जाम्पल है कि जैसे ऊपर जा रहा है तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा, केवल पृथ्वी ही बल लगा रही है, इसके अलावा कोई बल नहीं लग रहा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा था, किसी वस्तु को इतने वेग से ऊपर फेंका, बताओ कितनी ऊंचाई तक जाएगी, या इतनी ऊंचाई से नीचे छोड़ा, बताओ जमीन पर आने में कितना समय लगेगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप लोग समझ लो। सर रेलवे ग्रुप डी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से करे से फॉर्म रिजेक्ट हग होग जागा किया, उसके बाद में रोने 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 रोने, क्या आप बोलते हो? आधा तो समझ में नहीं आता। और इधर मेरे को बोलने से क्या मतलब है? ये कोई वो थोड़ी है, रेलवे का वो थोड़ी है ये हेल्पलाइन सेंटर। मतलब बच्चे, यहां पर भाई साहब रेलवे एग्जाम्स की पढ़ाई होती है, यहां पर रेलवे का वो नहीं है हेल्पलाइन नंबर। सर मेरे फॉर्म में रिजेक्ट हो गया, फिर इधर रोना स्टार्ट कर देंगे कभी। क्या, जहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहां पर जाइए। आगे बात समझ में? अब मेरी बात को ध्यान से समझो। बुला दिया, मैं क्या बोल रहा था यार, इतना बढ़िया टॉपिक था। हाँ अच्छा दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताएंगे, किसी वस्तु को मैंने ऊपर फेंका, मैंने स्टार्टिंग में बल लगा दिया बहुत ज्यादा, ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो नीचे लग रहा है ना, तो वो क्या धीरे धीरे इसका वेग कम करेगा क्या? तो धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसका वेग 0 हो जाएगा, तो उससे और ऊपर वो नहीं जा पाएगी। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा फील करो दोस्तों। किसी ऊंचाई से जब आप लोग किसी वस्तु को छोड़ते हो तो होगा क्या? देखो मैं जस्ट छोड़ रहा हूं, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जस्ट मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन नीचे आते 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 इसका वेग बढ़ता जा रहा है। क्या, क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी क्या लगा रही है, इस पे बल लगा रही है, जिसकी वजह से इसमें त्वरण आ रहा है, जिसकी वजह से इसका वेग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे या नीचे फेंकोगे, ये बार बार कंफ्यूजन होता है कि एक्सेलरेशन का मान मैं प्लस जी लूं या माइनस जी लूं। सही आंसर चाहते हो तो ये है कि देखो, जब ऊपर से नीचे आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका वेग बढ़ा रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन का मान प्लस जी लो। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल इसके वेग को कम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का मान माइनस जी लो। लेकिन दोस्तों एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, इतना दिमाग नहीं चलता, इतना प्रेशर होता है। आप कभी प्लस जी लग कर दोगे, कभी माइनस जी कर दोगे। तो क्या आपकी एक ट्रिक बता दूं जिससे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए? एक ट्रिक बता दूं क्या? बताइए। देखो सही तो आप लोगों का ये है, लेकिन आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाओ तो आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आंख बंद करके भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, क्या बता रहे हो? ट्रिक बताओ। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है? प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है? क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों जहां से भी किसी वस्तु को फेंक रहे हो, चाहे किसी इमारत पे चढ़ के फेंक रहे हो या जमीन से फेंक रहे हो, जहां से भी फेंक रहे हो उसको मान लो रेफरेंस, उसको मान लो रेफरेंस, उसको मान लो संदर्भ, ठीक है? अगर जहां पर भी खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, किसी इमारत पे खड़े हो, अगर वहां से कोई नीचे कुछ फेंक रहे हो तो विस्थापन का मान लेना नेगेटिव, अगर वहां से ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो विस्थापन का मान लेना पॉजिटिव, ठीक है?
दोस्तों आपके तीनों वही समीकरण इस्तेमाल आने वाले हैं, टेंशन मतलब कोई भी अलग समीकरण नहीं आएगा। ये 3 समीकरण मैंने बताए थे ना आप लोगों को मोशन वाले चैप्टर में। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे जो मोशन वाला चैप्टर देख चुके हैं? देख चुके हो ना दोस्तों। फिजिक्स ऐसे समझ में नहीं आएगी, आप सोचो मैं एक चैप्टर छोड़ दूं, फिर कहीं घूम के आ गया, फिर बीच में ज्वाइन कर लूं, नहीं आएगा समझ में। सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा समझ में। आगे बात समझ में क्लियर है? आ जाओ। तो तीनों समीकरण ये आएंगे, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन का मान प्लस जी लेना है, माइनस जी। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। कोई वस्तु ऊपर फेंको तो विस्थापन का मान धनात्मक लेना, नीचे फेंक रहे हो ऋणात्मक लेना। ऊपर फेंक रहे हो वेग का मान, वेलोसिटी का मान पॉजिटिव लेना, नीचे फेंक रहे हो नेगेटिव लेना। ऊपर फेंको या नीचे फेंको, एक्सेलरेशन का मान हमेशा माइनस जी ले लो। आ जाओ, क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के आपको करना है। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आराम से देखो, आप पहले करने की कोशिश करो, फिर मैं तो करवाऊंगा ही आपको इस क्वेश्चन को। बताओ बताओ, आराम से देखो। देखो एक मीनार है, एक आप लोगों की क्या है, टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी मान लो। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है दोस्तों। मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊपरी दिशा में फेंका गया, ठीक है? एक वस्तु को आपने ऊपर फेंका और ये 5 सेकंड के बाद में जमीन पर पहुंची। दोस्तों ऊपर गई, फिर ऐसे आई, नीचे जमीन पर आई 5 सेकंड के बाद में, ठीक है? जो आपने फेंका वस्तु को, प्रारंभ में क्या वेग दिया? 12 मीटर पर सेकंड दिया। तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? चलिए दोस्तों, इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं x, मान लेता हूं। इस x का मान निकालना है। क्वेश्चन आया समझ में? सॉल्यूशन छोड़ो, क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बताओ? क्लियर है? बताओ बताओ, आ जाओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बोला? जहां से भी आप लोग फेंक रहे हो उसको मान लो रेफरेंस। क्या मान लो? रेफरेंस मान लो। तो मैं यहां से फेंक रहा हूं, इसको रेफरेंस मान लूं, बिल्कुल। दोस्तों मैं दूसरा समीकरण इस्तेमाल करूंगा, S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप लोग मुझे बताएंगे जब गेंद ऊपर जाके जब नीचे आ जाएगी इस जगह, उसका विस्थापन कितना होगा? विस्थापन किसको बोलते हैं? जहां से स्टार्ट किया, जहां पर एंड किया, उसके बीच का शॉर्टकट क्या था? सीधे ऐसे आ जाता ये। तो विस्थापन का मान क्या होगा? x होगा। दोस्तों प्लस एक्स लू या माइनस एक्स लू, आप लोग मुझे बताएंगे। रेफरेंस से अगर आपको नीचे जाना है तो विस्थापन का मान नेगेटिव लेना, इसलिए मैंने लूंगा माइनस एक्स। आई बात समझ में? दोस्तों u का मान मैं प्लस 12 लूं या माइनस 12 लूं? दोस्तों रेफरेंस से ऊपर जा रही है तो वेग का मान लोगे धनात्मक, तो प्लस 12 लूं या माइनस 12? सर प्लस 12 लो, ठीक है। पूरा समय कितना लगा ऊपर से नीचे आने में? क्या कितना समय था? 5 सेकंड। तो टी का मान 5 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान मैंने क्या बोला? अरे कौन है? विशाल शर्मा जी, मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूं, ओके? अरे बेटा विशाल पढ़ लो। पिताजी माताजी सोच रहे हैं हमारा बेटा विशाल विशाल कार्य कर रहा है, हमारा जीवन धन्य कर देगा, हमने गरीबी में बहुत स्ट्रगल किया है, ये बच्चा पढ़ेगा, हमारी गरीबी दूर होगी। विशाल तो बेचारा इस पे लगा हुआ है, कौन इससे तमीज से बात कर रहा है, कौन इससे नहीं कर रहा, इसको मतलब ही नहीं है यहां पर। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने क्या बोला? ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा माइनस जी लो। दोस्तों जी का मान वैसे 9.8 होता है, लेकिन शायद क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं लिखना भूल गया। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो आप, ठीक है? तो -10 आपका हो जाएगा। टाइम का मान 5 था, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है? तो -x बराबर 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया। 10/2 हो गया 5, 5 × 25 125, और माइनस साइन था तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो -x का मान कितना आ गया? 65, -65, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 65 मीटर। दोस्तों आई बात समझ में? आई बात समझ में?
आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप लोग केवल ये चीज ध्यान रखना है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, चलिए दोस्तों अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कर पाता है। बताओ दोस्तों, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर, स्वतंत्र रूप का मतलब क्या, आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, जस्ट आपने छोड़ा है। तो कहीं से छोड़ा आपने, तो दोस्तों ये 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी ये आप लोगों को बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्मॉल जी का मान 9.8 लेना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो बताओ, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दूं। दोस्तों इसका विस्थापन कितना होगा, बेसिकली यही निकालने जा रहे हैं। u का मान क्या है, जस्ट छोड़ा है आपने, कोई वेग नहीं दिया, u का मान 0, पूरा 0 हो जाएगा, 1/2। एक्सेलरेशन का मान ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा माइनस में लो, माइनस जी लो, तो -9.8। कितने समय में पूछ रहा है, 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कटा 2 से 2 बार में, ये कितना आ गया विस्थापन का मान, -19.6 मीटर आ गया। विस्थापन का दोस्तों मान माइनस मारा, इसका मतलब क्या है, वस्तु नीचे आ रही हो, तो हमको ही पता है, तो आपको 19.6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और बाकी का करेंगे हम लोग कल। आ रहा है मजा या नहीं आ रहा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के साथ में पिछले मैंने 1-1.5 साल से कहीं पर भी नहीं घूमा, आपको पता है। मैं लास्ट ट्रिप गया था 2020-21 में कश्मीर में। अब मैं थोड़ा घूमने जाऊंगा, क्योंकि ALP CBT 2 जो है वो भी हो जाएगा 2 और 6 तारीख को। आपका टेक्नीशियन करा दिया, RRB JEE CBT 1 करा दिया, मैं परेशान हो गया, मुझे घूमने चाहिए। वहां से वीडियो डालूंगा, टेंशन मत लो। कब जाओगे, अरे अभी तो मतलब 15-20 दिन बाद जाऊंगा, जब तक आपकी फिजिक्स भी पूरी हो जाएगी। तो बायोलॉजी करा दी, केमिस्ट्री करा दी, फिजिक्स भी पूरी हो जाएगी, फिर मैं जाऊंगा घूमने। बढ़िया वीडियो कॉल करेंगे वहां से, ठीक है। आपकी जगह आना तो बता देना, आपके वहां पर आ जाएंगे हम। चलिए तो दोस्तों, रेलवे एग्जाम 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, जेई, एक बार तैयारी करो। ऐसा करो वापस जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, चाहे NTPC दे लो, चाहे प्री दे लो, चाहे मेंस दे लो, कहीं कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस कराता हूं दोस्तों। डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे पता पड़े लेटेस्ट में क्या पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की आप लोगों को PDF मिलेगी, और दोस्तों साथ में टेस्ट सीरीज आप लोगों की मिलेगी। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे दोस्तों, कोर्स में जाएंगे निर्माण बैच साइंस में, और दोस्तों आप लोग कॉम्बो चाहो, चारों सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएंगे मात्र 1199 रुपए में। केवल साइंस चाहिए 799 का आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।